क्या चलता रहता है, क्या 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 स्टार्ट हुआ क्या, देखो ना एक बार। हाँ सो ओके ठीक है। ओके चलो, गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग। अच्छा तो फिर क्या पढ़ेंगे सर? पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे क्या चल रहा है सर? कैपिटल स्ट्रक्चर, बेसिकली लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो उसमें लेवरेज का जो एरिया है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। जो कंपनी का जो रिस्क टेकिंग एरिया है ना, जो फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क का एरिया है, उसके बारे में तो चर्चा कर चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चंस भी किए होंगे। लेकिन आज क्या चर्चा करेंगे सर? आज तो कैपिटल स्ट्रक्चर चल रहा है। लास्ट वीक मतलब दिवाली से पहले हम लोग सब कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे काफ़ी सारा थ्योरीज था, है ना। थ्योरीज मतलब कोई लिखने वाला थ्योरीज नहीं, एक्चुअली कॉन्सेप्ट था। जैसे कि नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, फिर उसमें एक इंटरेस्टिंग अप्रोच था सर एमएम अप्रोच, है ना सर, मॉडी गिलेनी मिलर अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। और उसके बाद एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट था कैपिटल स्ट्रक्चर पे, इसमें आपने वैल्यू ऑफ लीवर्ड फार्म और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फार्म का एक कॉन्सेप्ट देखा, है ना। मतलब रिस्की फार्म और नॉन रिस्की फार्म, मतलब जिसका लोन वगैरह होता है वो रिस्की होता है ना। जिस कंपनी का लोन रहेगा वो रिस्की है, जिसका लोन नहीं रहेगा वो नॉन रिस्की है, सिंपल बात है। तो क्योंकि देखो लोन रिस्क क्यों है सर? लोन इसलिए रिस्क है बिकॉज आप किसी और से लेते हो, तो किसी और का पैसा देना आपके लिए हमेशा सबसे पहले है ना। अगर आप लोन लेते हो, लोन मतलब क्या, आपका है क्या दूसरे का है? हाँ सर बोलो ना। जब आप लोन से कैपिटल उठाते हो कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए, तो ये क्या आपका खुद का हो जाता है या फिर ऑब्लिगेशन से कि भाई आपको वापस करना होगा? क्या बोलते हो? वापस करना होगा। वापस करना होगा। तो जो चीज़ आपको वापस करना है वो भी पैसा, तो रिस्क तो है ना, इंटरेस्ट वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो इसीलिए लेवरेज का जो एरिया है वो रिस्क पैटर्न को बताते हैं। और कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं सर? जैसे लास्ट वीक का क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग था। अगर आप लोग पूरा मतलब कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ा है या फिर उसको सुना है ठीक से, और एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था लीवर्ड और अनलीवर्ड के बेसिस में। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, क्या आप लोगों ने ट्राई किया था सर? सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन था, तो मेरे हैंड रिटन क्वेश्चन था, किया गया आप लोगों ने? एनीवन? मौसमी थोड़ी सी ट्राई? हाँ सर। ओके, मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। लेकिन आज क्या करेंगे सर? आज एक फ्रेश कॉन्सेप्ट बताएंगे आप लोगों को। देयर इज ए कॉन्सेप्ट ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, ठीक है। ईबीआईटी ईपीएस, ऐसे आप लोगों को मैं कंपनी का रियल लाइफ जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज होते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर काम भी करते हो, मतलब मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, यहाँ पर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक मार्केट में जब आप एनालिसिस करते हो कंपनी को, तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट बहुत काम करता है सर। ईबीआईटी कितना है, ईपीएस कितना है, जो लोग भी मार्केट एनालिस्ट है ना सर, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, सीएस, सीएमए स्टूडेंट्स को ना काफ़ी हेल्प मिलता है ये सब चीज़ों में, बिकॉज वो ये सब मैटर को बहुत ही अंदर से पढ़ता है। स्पेशली जब वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ता है तो उसको पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन सिर्फ पढ़ के क्या होगा, जब उसको अप्लाई करके कुछ सीखेंगे तब ना मज़ा है। जब आप कंपनी का फाइनेंशियल एडवाइज़र बनोगे, जब आप कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर बनोगे, तो आपको कंपनी के लिए भी सेम टू सेम चीज़ें करना होगा, ठीक है। तो बात क्या है कि सर जो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ से थियोरेटिकल क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन मतलब कैलकुलेटिव जो सोल्यूशन वाला क्वेश्चन जो होता है ना, कुछ भी सवाल हो सकता है। मतलब सवाल क्या है? सवाल ये है कि सबसे पहले तो मैटर को समझना पड़ेगा ना सर, कि ये ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस है क्या, है ना। ये ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस है क्या, और इस रिलेशनशिप के थ्रू से स्टॉक प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है ना सर, वो ईबीआईटी ईपीएस रिलेशनशिप के थ्रू से अर्निंग पर शेयर भी डिटरमाइन कर लेते हैं, पी रेशियो डिटरमाइन कर लेता है। पी रेशियो एक बहुत बड़ा खेल है, जो लोग स्टॉक मार्केट का क्लास करते हैं उनको पता है कि किस तरह से पी रेशियो के बेसिस में मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पी रेशियो हाई है, लो है, अर्निंग पर शेयर हाई है, लो है। अच्छा चलो एक अच्छा बात है सर, पेटीएम कौन कौन लेने का कोशिश कर रहे हो अभी आईपीओ में? याद आ गया सर, पेटीएम सब बड़ा हिट, एक मतलब हॉट टॉपिक है करेंटली मार्केट का। उतना सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है अभी तक, आज के हिसाब से 48% सब्सक्राइब हुआ है। कौन कौन अप्लाई किया? ऐसे अप्लाई करने से मिलने का चांसेस बहुत है। क्या है? क्या प्रिया? मैंने भी हाँ किया। सर, नायका का भी किया था, मिल गया है।
नायका मिल गया, अच्छा चलो आपका अच्छा है, लिस्टिंग है, आप देखते हैं क्या होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो पेटीएम का अभी जितना अभी तक का है, अब मतलब लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा कुछ होने का चांसेस नहीं लग रहा है, बट यस लॉन्ग टर्म होगा। यस, तो बेसिकली मैं स्टॉक के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में बड़ा हॉट एरिया है ये स्टॉक मार्केट, तो और स्पेशली जब से ये न्यू मतलब कंपनीज जो बेसिकली स्टार्टअप वेंचर्स, जो आजकल का जो मॉडर्न कंपनीज है, ये सब पहले नहीं आता था मार्केट में, बट आजकल इनको गवर्नमेंट बोल रहे भाई आओ मार्केट में, आप लोग आओ, क्योंकि आप मार्केट में आओगे तो न्यू जनरेशन मार्केट में आएगा, और न्यू जनरेशन मार्केट में आएगा तो मार्केट में कैपिटल ही अलग ही लेवल का होगा। और हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो चैप्टर हम लोग फाइनेंस में अभी पढ़ रहे हैं, लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, तो गवर्नमेंट चाहता है कि मार्केट का कैपिटल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे, और इसीलिए न्यू जनरेशन कंपनीज आ रहा है, और न्यू जनरेशन कंपनीज आएगा तो ऑटोमेटिकली न्यू जनरेशन भी मार्केट में आएगा, और जैसे जैसे न्यू जनरेशन मार्केट में आएगा इंडियन स्टॉक मार्केट बड़ा इंप्रूव होगा, क्योंकि मार्केट में कैपिटल इनफ्लो बढ़ेगा, जैसे जैसे कैपिटल इनफ्लो बढ़ेगा कंपनीज के पास पैसा आएगा, वो बिजनेस बनाएगा, उसके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेवल में अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही हेल्प होता है ना, और गवर्नमेंट को हेल्प है ऑल ओवर लेवल पे इंडियन बिजनेस सिनेरियो में डेवलपमेंट, सबसे बड़ी बात। तो चलो ये एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है, ये जो न्यू जनरेशन कंपनीज इतना मतलब स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। पहले क्या था, न्यू जनरेशन कंपनीज प्राइवेट लेवल में अपने आप को अच्छा ही लेता था, लेकिन ये एक मतलब गवर्नमेंट चाहते कि नहीं, नॉट जस्ट इन प्राइवेट लेवल, इनको स्टॉक मार्केट लेवल में लाओ, एक अलग ही लेवल होगा। लेकिन हम लोग अभी स्टॉक मार्केट लेवल में डिस्कस डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग सर अंदर की बात करेंगे, स्टॉक मार्केट एनालिसिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नज़र से, कि किस तरह से ईवीआईटी ईपीएस एनालिसिस स्टॉक प्राइस को डिटरमाइन करता है, ये सब मतलब क्या बोलूँ सर, मतलब इनर लेवल कैलकुलेशन, ठीक है, मतलब जो मार्केट या फाइनेंस को आपको अंदर से सीखने को हेल्प करेगा, अंदर से मतलब समझते हो ना, फ्रॉम द वेरी कोर पार्ट ऑफ द फाइनेंस, वहां से अपने आप को डेवलप करेगा, ठीक है, ये ऊपर ऊपर का नहीं, ये मार्केट में ये चल रहा है, न्यूज चैनल वाले वो बोल रहा है, वो तो हर किसी को सुनाई देता है, बट अंदर की बात जिसको सुनाई देता है ना, वो मार्केट में हमेशा 50% 40% हमेशा गेन में रहता है, ठीक है, 40-50% गेन में हमेशा रहना कोई नॉर्मल बात नहीं है सर, उसके लिए अच्छा खासा नॉलेज गेन करना पड़ता है फाइनेंशियल लेवल में। ओके, चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, और क्या फाइनेंस में लिखना पड़ेगा, और काम क्या है, काम ही क्या है सर, कुछ काम नहीं है, जैसे लास्ट दिन देखो वैल्यू ऑफ इक्विटी का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। ओके चलो, ये अनुज, गुड गुड इवनिंग अनुज। अनुज को मेरा आवाज आ रहा है क्या? ओके सर, हेडिंग करो तो पार्ट 2, ये कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट 2 मतलब सेकंड क्लास है, तो जस्ट आप लोग हेडिंग भी कर लो पार्ट 2। ये स्क्रीन शेयर हुआ क्या, बताइएगा थोड़ा, स्क्रीन शेयर है ना रोशनी? ओके सर ठीक, तो लिखो प्लीज, दिस इज माई सी, हाँ मेरा हैंड राइटिंग तो आप लोग जानते ही हो, अजीबो गरीब है। कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस, कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस, ये रियल लाइफ बातें हैं सर, ऐसे भी ये सीएमए लेवल में जो भी पढ़ते हो सब रियल लाइफ बातें ही पढ़ते हो, किताबी बात थोड़ी ना, जो कॉलेज लेवल में क्या होता है पता ही नहीं चलता कि कौन सा रियल लाइफ है और कौन सी किताबी बात है, मतलब वास्तव में उसका क्या काम है कॉलेज लेवल में, तो आधा से ज़्यादा लोगों को समझ में ही नहीं आता। ओके इन रियल लाइफ फार्म्स यूज द ईपीएस, पहले लिखो, जैसे हम लोग लिखते लिखते समझते हैं ना, फाइनेंस का क्या है, लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते समझना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ समझते जाओ। तो ईपीएस ईवीआईटी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप टू डिसाइड upon capital structure, to decide upon capital structure। ये जो कंपनी लेवल में कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ये क्या है, इन सिंपल लेवल में अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर बताऊं तो ज़्यादा नहीं सोचना है, सिंपल है, लिखने का ज़रूरत नहीं है, अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको।
कि भाई कितना डेब्ट है उस कंपनी के पास, मतलब मार्केट में कितना लोन लेके रखा है, कितना इक्विटी लेके रखा है, कितना प्रेफरेंस है। हाँ सर, मेनली डेब्ट इक्विटी रेशियो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना। कि मतलब कंपनी का मार्केट में लोन बहुत है, या मार्केट में कंपनी को मतलब इक्विटी शेयर होल्डर ज़्यादा है, मतलब मार्केट में बहुत शेयर इशू हुआ है, ठीक है। शेयर इशू ज़्यादा हुआ कि डेब्ट ज़्यादा हुआ, या प्रेफरेंस लेवल में कुछ हुआ, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जैसे वो बोलते हैं, इनको फिक्स्ड रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलता है, बट ये शेयर होल्डर होते हैं, इनको लोन नहीं बोला जा सकता, ठीक है। तो कंपनी के पास कितना डेब्ट है, कितना इक्विटी है, कितना प्रेफरेंस शेयर्स है, ये डिपेंड करता है कैपिटल स्ट्रक्चर पे। तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी बात है सर। क्या बात करते हो सर, कैपिटल स्ट्रक्चर इतनी बड़ी चीज। स्टॉक मार्केट तो इसी से चलता है सर, स्टॉक मार्केट तो इसी से चलता है, और किससे चलता है? कैपिटल स्ट्रक्चर से ही तो चलता है। अगर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो आप कंपनी के बारे में अच्छा सोचते हो, आप कंपनी के बारे में अच्छा सोचते हो। अगर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपका भी कंपनी के प्रति जो सोच है उतना स्ट्रांग फीलिंग नहीं आता है। जैसे ये रिलायंस, मैंने जस्ट रैंडमली उठाया है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि रिलायंस के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना है, ऐसा नहीं है। जस्ट आपको अब रैंडमली दिखा रहा हूँ कि जैसे मेरे रिलायंस का मेरे को मिल गया तो मैं दिखा रहा हूँ। तो जस्ट लुक हियर, ये देखो सर, कंपनी का रेवेन्यू है, उसके नीचे ईबीआईटी है ना, या पीबीआईटी, पीबीआईटी मीन्स ईबीआईटी, तो पीबीआईटी है, देयर इज ए ईपीएस, दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, एक सेकेंड सर। मुश्किल हो गया। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, रुको रुको। स्क्रीन शेयर है क्या आप लोगों से? है दादा। अच्छा देखो, तो जो मैं बेसिकली आपको बोल रहा था, जैसे ये ईबीआईटी है, ठीक है, ये रिलायंस का रिसेंट ईबीआईटी है। आप 21 का देख लो, 20 का देख लो, 19 का देख लो, 18 का देख लो, जब का देखना है देख लो, आपकी मर्जी। तो ईबीआईटी एंड देयर इज ए ईपीएस। अब ये ईबीआईटी और ईपीएस, मतलब ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर एंड ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर ये रिलेशनशिप क्या है इनके बीच में? इनके बीच में रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करके आप कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे डिटरमाइन करते हो, कंपनी का शेयर प्राइस, ठीक है। कंपनी का शेयर प्राइस, जैसे रिलायंस का शेयर कितना चल रहा है, 25:1, ठीक है। तो ये 25:1 एज पर ईबीआईटी ईपीएस रिलेशनशिप किस तरह का जस्टिफिकेशन करता है, सब कुछ आपको ये कॉन्सेप्ट में समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे स्टॉक प्राइस डिटरमाइन करने का एक अपना रूल है, बहुत सारा रूल है इसका, कि कैसे शेयर का प्राइस डिटरमाइन होता है। उसमें ईबीआईटी ईपीएस का जो रिलेशनशिप है ना, ये भी एक गजब लेवल का पॉइंट है कि कंपनी कैसे अपना स्टॉक प्राइस डिसाइड करता है। ऐसे मार्केट प्रीमियम में चलता है, उसका एक अलग सिचुएशन, जो कंपनी अच्छा करते हैं उसका स्टॉक प्राइस हाई होता है ना, तो वो एक अलग बात। बट इन जनरल एक स्टॉक का रियल वैल्यू क्या होना चाहिए, इसके लिए स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स में हम लोग एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सर, है ना, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, है ना, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, वो एक अलग लेवल है। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना, वो भी फाइनेंस का ही डिस्कशन है, बट हम लोग उसको स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स में थोड़े डिटेल्स में जानते हैं। बट अभी मैं आपको बस बात करना चाहता हूँ कि ये जो शेयर प्राइस हमें रिफ्लेक्ट करता है, इसके साथ ईबीआईटी का क्या कुछ कनेक्शन है, इसके साथ ईपीएस का क्या कोई कनेक्शन है, बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर का कुछ कनेक्शन है क्या? हाँ सर, देखो कि क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, आपको मैं धीरे धीरे समझाता हूँ, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, रुको। अच्छा कहाँ चला गया नोट्स मेरा? अच्छा ये रहा। अच्छा मेरे से कुछ क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला, ठीक है करेंगे सर, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा लिखा गया, इन रियल लाइफ फर्म्स यूज द ईपीएस ईबीआईटी रिलेशनशिप टू डिसाइड अपॉन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो डिसाइड अपॉन क्या करेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पर आप लोग एक काम करो साहब, क्या करना है, ईपीएस का फॉर्मूला लेवरेज में कर चुके हैं, कोई बता सकते हो ईपीएस का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है? लेवरेज में पहला क्लास या सेकंड क्लास में ही मैंने लिखा के रखा। सबसे पहले क्या होता है सर, ईबीआईटी से क्या करना पड़ता है,
कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना। अरे कंपनी का जो पहला प्रॉफिट है वो बेसिकली ईबीआईटी है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। कंपनी जो फर्स्ट प्रॉफिट करता है कोई भी कंपनी, वो एक्चुअली कहाँ दिखाया जाता है, ईबीआईटी में। ठीक है, ये देखो ये पीबीआईटी या ईबीआईटी कंपनी का एक्चुअली फर्स्ट प्रॉफिट है। इस ईबीआईटी से जब कंपनी पीबीटी पे पहुंचते हैं ना, तो इसमें से क्या चीज चला जाता है सर, उसका जो लोन का इंटरेस्ट है वो देना पड़ता है। ठीक है, कंपनी का जो पहला पहला प्रॉफिट है, पहला पहला प्यार नहीं रे बाबा, पहला पहला प्रॉफिट, तो पहला पहला प्रॉफिट पे किसका हक होता है, लोन वाले का, जो कंपनी को लेंड किया है। ठीक है, लेंडर्स ऑफ द कंपनी, उनको हक होता है कंपनी की पहले पहले प्रॉफिट में, अगर कंपनी का लोन है तभी। तो पीबीआईटी से सबसे पहले इंटरेस्ट जाता है, तो उसके बाद पीबीटी बचा रहता है, और उसके बाद टैक्स जाता है, तो नेट इनकम आता है। ठीक है, मतलब सरकार का जो टैक्स है। अब कहने का मतलब बड़ा सिंपल है सर, कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल है। क्या सिंपल कॉन्सेप्ट है, ईपीएस का फॉर्मूला कैसे आता है, ईवीआईटी से इंटरेस्ट हटाओ। ठीक है, ईवीआईटी से इंटरेस्ट हटाओ और वहां से टैक्स को भी हटाओ, ईवीआईटी से इंटरेस्ट भी हटाओ और वहां से आप 1 - t करके टैक्स को भी हटाओ और उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा, अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। ये रहा, पीबीआईटी से इंटरेस्ट हटाया तो पीबीटी मिला, पीबीटी से नेट इनकम आ गया टैक्स देने के बाद, और टैक्स मतलब जो नेट इनकम आया उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया, तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी आया। जैसे रिलायंस का अर्निंग पर शेयर क्या बता रहा है सर, 2021 में 74.65, उससे पहले 63 था, 66 था, कभी कभी 60 था, अप एंड डाउन चलता रहता है। ऐसे रिलायंस ग्रोथ कंपनी है, इसका आपको धीरे धीरे ग्रोथ ही दिखा। ठीक है, अच्छा आप लोग जो लोग पेटीएम में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, पेटीएम में जो लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, नॉट जस्ट पेटीएम, देयर इज अ नाइका भी आया, आज सैफायर फूड्स भी आ रहा है। सैफायर फूड्स जो मोस्ट प्रोबेबली, सैफायर फूड्स का बहुत सारा फूड फ्रेंचाइजी है, जानते हो क्या आप लोग, रेस्टोरेंट चेन चलाते हैं। चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ पेटीएम के बारे में, एक छोटा सा समरी मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसे बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं खो जाता हूँ बोलते बोलते, लेकिन खोना नहीं है। लुक हियर सर, आपने रिलायंस का भी देखा, आप पेटीएम का भी देख लो, ये पेटीएम का एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट है। ठीक है, यहाँ पर मैं ढूंढ सकता था बट अभी पेटीएम प्राइवेट लेवल में है ना, अभी स्टॉक मार्केट में आ रहा है। ठीक है, तो आएगा तो फिर स्टॉक मार्केट लेवल में डेटा अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी जस्ट मैं आपको एक आईपीओ लेवल का डेटा दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट लुक हियर। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है ऐसा जो मैं शो कर रहा हूँ आप लोगों को, हेलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। है दादा। देखो एक इंटरेस्टिंग केस देखो, ये पेटीएम का 2019 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव है सर। कंपनी 4225 करोड़ का लॉस में था, फिर 2020 में कंपनी 2900 करोड़ का लॉस में आया, फिर 1701 करोड़ के लॉस में 2021 में आया, फिर रिसेंटली कंपनी 284 करोड़ का लॉस में है, लेकिन लास्ट जो एंडिंग है क्वार्टर उसमें 380 करोड़ का ऑलमोस्ट लॉस में है कंपनी। इसका मतलब क्या है, कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। तो क्या ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आप कंपनी का ग्रोथ देखते हो और इसका फ्यूचर बहुत लंबा है पेटीएम का, मेरे हिसाब से ये कंपनी धीरे 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 जितना लॉस से ये स्टार्ट किया उतना ही प्रॉफिट बहुत जल्दी करने वाला है। जल्दी मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म टाइम व्यू से 2 साल 4 साल 5 साल में ही इस जगह में पहुंच सकता है, 2-3 साल में, ये मेरा मानना है। ठीक है, बिकॉज जो जिस तरह का टेक्नोलॉजिकल कंपनी पेटीएम है उसके पास फ्यूचर बहुत है, और ऐसा हाई फाई टेक्नोलॉजी स्पेशली पेमेंट टर्म्स में, पेमेंट बैंक के हिसाब से बहुत सारा चीज़ें इसके पास है। ठीक है, जो बहुत कम कंपनीज के पास है सर मार्केट में रिसेंटली। तो इसका फ्यूचर बहुत लंबा है, आराम से ले सकते हो, लिस्टिंग गेन हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट कंपनी बहुत दूर जाने वाला है। अच्छा देखो सर, ईपीएस का हालत देखो, कभी 74 का नेगेटिव था, रिलायंस का भी आपने अभी देखा जिसका 74 पर शेयर का पॉजिटिव है, इसका 49 अर्निंग पर शेयर, मतलब शेयर होल्डर के लिए कुछ नहीं मिला अभी तक एज पर दी फाइनेंशियल सिनेरियो। रिसेंट देखो -6 टका, 6 रुपीज नेगेटिव अर्निंग पर शेयर, ये इसका फाइनेंशियल सिनेरियो है आपके सामने। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। लेकिन देखो सर, नेगेटिव मतलब खराब है, पॉजिटिव मतलब अच्छा है, ऐसा सोच नहीं बनाना चाहिए, डिपेंड करता है, आपको बिजनेस समझना चाहिए। फाइनेंशियल डेटा आपको कुछ बताता है, करेंट स्टेटस बताता है, बट उस करेंट स्टेटस से आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है। ठीक है,
आपको करेंट स्टेटस भी देखना है। जैसे मानो कि कोई स्टूडेंट आज बहुत फेलियर है, बट एक दिन वो जाके बहुत अच्छा कुछ कर दिया, ठीक है, तो आज फेलियर है, कल अच्छा कैसे कर दिया। जो फेलियर है वो क्या हमेशा फेलियर रहता है क्या? ऐसे करेंट स्टेटस और फ्यूचर ग्रोथ दोनों देखना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप कंपनी का एनालिसिस कर सकते हो। ये फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो फाइनेंशियल लेवल में आपको मैं थोड़ा सा ट्राई किया। तो ये रहा अर्निंग पर शेयर का एरिया, जो आपको बहुत मतलब जरूरी है इस पर्टिकुलर मैटर को समझने के लिए। लेकिन आज हम लोगों का चर्चा थोड़ा डिफरेंट वे में जाएगा, ठीक है, मार्केट की वाले बात बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये अर्निंग पर शेयर का क्या है सर? फॉर्मूला है, कैसे आता है अर्निंग पर शेयर। ओके, अब आगे क्या देखो, लिखना सर, दिस रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप है इसको थोड़ा ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। दिस रिलेशन इज सोन बिलो। थोड़ा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा। चलो देखते हैं कैसे ग्राफ बन सकता है। आराम से एक ग्राफ ड्रॉ करो सर। इकोनॉमिक्स में जैसे करते हो ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वैसा वाला। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इस तरह का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बहुत यूज होता है। और फाइनेंस क्या है? इकोनॉमिक्स का मैक्रो लेवल एप्लीकेशन होता है फाइनेंस, ठीक है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा सर, EPS 1 इक्वल्स टू EPS 2। क्या है ये चीज़ सर? आगे बताता हूँ, रुकना सर। हाँ, EPS 1 इक्वल्स टू EPS 2, कैसे ये EPS 1 EPS 2 क्या है? समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आ जाएगा, डोंट वरी। EPS 1 इक्वल्स टू EPS 2, सपोज एक पर्टिकुलर लेवल बनाते हैं, इस पर्टिकुलर लेवल में EPS 1 इक्वल्स टू EPS 2 बनता है। बट ये क्या है, क्यों है, सब जवाब मिलेगा, बट पहले थोड़ा सा जैसा कर रहा हूँ ऐसा करो मेरे साथ साथ। अच्छा, इसमें एक नेगेटिव एरिया भी ग्राफ में थोड़ा सा चाहिए, ठीक है, नेगेटिव एरिया मतलब क्या होता है ना, कंपनी स्टार्टिंग लेवल में क्या होता है सर, कंपनी जैसे पेटीएम देखा ना आपने, स्टार्टिंग लेवल में कंपनी लॉस सिचुएशंस में होते हैं, अर्निंग पर शेयर भी उसका लॉस लेवल में ही चलता होगा। तो जो कंपनीज का क्या होता है सर, एक होता है लीवर्ड सिचुएशन, एक होता है अनलीवर्ड सिचुएशन, या फिर दोनों अलग कंपनीज हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आप एक काम करो, दो ग्राफ मतलब दो लाइन यहाँ पर चाहिए आपको। एक ग्राफ आप ऐसे बनाओ, ठीक है, और एक ग्राफ आप ऐसे बनाओ, कुछ इस तरह, ठीक है, कुछ इस तरह। जो नीला वाला है ना सर, अच्छा जो हरा वाला है मतलब ग्रीन लाइन जो है, इसको आप लिख दो लीवर्ड है। जो ग्रीन लाइन है, बीच वाला पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है, क्यों ऐसे बन रहा है मैं सब समझाता हूँ। ग्रीन जो है ये लीवर्ड है, और जो ब्लू लाइन है वो अनलीवर्ड है। लीवर्ड का मतलब क्या सर? लीवर्ड का मतलब रिस्क है, और अनलीवर्ड का मतलब नो रिस्क, लेस रिस्क या नो रिस्क, ठीक है। और ये जो जोन यहाँ पर एक क्रिएट हुआ, इसको एक नाम भी दे दो। ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम दे दो सर EBIT, एक्स एक्सिस में। और ये जो वाई एक्सिस है, इधर आप क्या डिनोट करोगे? EPS। मतलब वाई एक्सिस आपको अर्निंग पर शेयर बताता है, मतलब ये जो इधर जाएगा वो अर्निंग पर शेयर का लाइन है, ठीक है। और ये जो इधर जो भी है दैट इज EBIT का लाइन है। अब ये लाइन में ये पॉइंट क्या है? दिस इज ऑल्सो EBIT का ही पार्ट, ये भी EBIT है, बट इसको हम लोग क्या बोलेंगे? EBIT स्टार। क्या बोलेंगे सर? EBIT स्टार, मतलब एक ऐसा लेवल का EBIT जहां पर अर्निंग पर शेयर 1 इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर 2 होता है। सर क्यों है, क्या है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अभी, मैं आगे आगे आपको दिमाग लगाने के लिए हेल्प करूंगा, ठीक है। बट ये EBIT स्टार है, ये EBIT स्टार एक ऐसा लेवल का EBIT है जहां पर अर्निंग पर शेयर 1 इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर 2 होता है। क्यों होता है, आगे चर्चा रहेगा ना सर। अच्छा, इसमें ये जो नेगेटिव एरिया है, ये जो ग्रीन लाइन है, इसका जो नेगेटिव एरिया आपको यहाँ पर शो किया गया, ठीक है, इसका ये वाला पॉइंट, मतलब जब ये पॉइंट EBIT को पहले बार टच कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट के नीचे एक एरो खींच के लिखो
फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, क्या लिखोगे? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। कंपनी जब इस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो उसको फाइनेंशियली ब्रेक इवन होता है, और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज ईबीआईटी इक्वल्स टू, मतलब उस लेवल का ईबीआईटी जहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ इक्वल होता है। मतलब जितना मार्केट में कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, कंपनी ने उतना प्रॉफिट कर लिया। सिंपल बात है, ठीक है। जितना कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, कंपनी ने उतना ईबीआईटी बना लिया, ठीक है, लोन पे कर सकता है। तो ये है कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको आगे बहुत कुछ बताने वाला है सर, ठीक है। तो चलो ये ग्राफ को मैं फिर से बताऊंगा, बट पहले कुछ और पॉइंट लिखाते हैं। कुछ केस लिखो सर, क्या लिखना है? कुछ केस। एक केस 1 है। केस 1 क्या है? लिखो पहले, इफ EBIT is projected to be greater than साइन भी दे सकते हो, नो इशू। इफ EBIT is projected to be greater than EBIT star, EBIT स्टार से ज़्यादा है, मतलब जो EBIT है वो EBIT स्टार से ज़्यादा है। ध्यान से सुनना बात को। इफ EBIT इज प्रोजेक्टेड टू बी ग्रेटर देन EBIT स्टार, जिसका मतलब क्या है? मतलब में यहाँ पर लिखो, एरो देके, डेब्ट ऑल्टरनेटर, ये सभी चीजें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। डेब्ट ऑल्टरनेटर विल रिजल्ट इन ए हायर ईपीएस, मतलब कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, बट उसमें कंपनी को डेब्ट ज़्यादा यूज करना चाहिए, ऐसा बात कर रहा है। अगर EBIT जो नॉर्मल EBIT है वो अगर EBIT स्टार से ज़्यादा है, सर वेट करो सर, समझाऊंगा। केस 2, इफ EBIT इज, क्वेश्चन भी करूंगा, प्रोजेक्टेड टू बी लेस देन EBIT star, if EBIT is projected to be less than EBIT star, ठीक है, लेस देन EBIT star, इक्विटी alternative will result in higher EPS। इक्विटी के कारण EPS बढ़ता है, हायर अर्निंग पर शेयर, ठीक है। इक्विटी ऑल्टरनेटिव एक बार हुआ, पहले केस में क्या किया? डेब्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। डेब्ट ऑल्टरनेटिव विल रिजल्ट इन हायर EPS। इस केस में क्या हुआ? इक्विटी ऑल्टरनेटिव विल रिजल्ट इन हायर EPS। दोनों केस में EPS बढ़ सकता है, बट कभी डेब्ट आया तो कभी इक्विटी आया, ठीक है। इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स का बात है। नाउ पॉइंट इज दैट ये EBIT स्टार क्या है, क्या काम होता है, सब समझाते हैं, रुको। हाउ डू वी कैलकुलेट EBIT स्टार, मतलब एक ऐसा लेवल का EBIT जिसको स्टार से डिनोट किया जा रहा है। अब EBIT स्टार refers to the indifference level। सर ये क्या है इंडिफरेंस लेवल? यही तो है, एग्जाम के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिफरेंस लेवल, indifference level of EBIT, indifference level of EBIT at which EPS and the earning per share would be same under both debt and equity alternative, both debt and equity alternative।
ओके। हाँ, आपके मन में फिर से सवाल चल रहा होगा, बहुत सारा सवाल मन में भीड़ कर लिया होगा, गारंटी। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का इतना क्राउड चल रहा है मन के अंदर, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इन सिंपल वे में अगर मैं आपको 2 सेकंड में इस पॉइंट में बात करूँ, मतलब ये जो EBIT स्टार है, ये क्या बताता है आपको? आपको एक ऐसा इंडिफरेंस लेवल ढूंढने के लिए बताता है कि इंडिफरेंस लेवल ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब कंपनी का एक ऐसा लेवल का प्रॉफिट ढूंढो जिस पॉइंट में कंपनी का अर्निंग पर शेयर, चाहे आप डेब्ट स्ट्रक्चर यूज करो चाहे आप इक्विटी स्ट्रक्चर यूज करो, सेम लेवल में होगा। मतलब कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, है ना? ठीक है, कंपनी चाहे तो मार्केट से लोन लेके बिजनेस कर सकता है, कंपनी चाहे तो मार्केट से इक्विटी लेके बिजनेस कर सकता है, कंपनी चाहे तो दोनों ले सकता है। बट हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है, या तो कंपनी लोन लेगा या तो कंपनी इक्विटी लेगा, ऐसा एक सोच लेके चल रहा है। ठीक है, अगर कंपनी का लोन है तो क्या होगा, कंपनी का इक्विटी है तो क्या होगा, कुछ काइंड ऑफ दैट। तो अभी इसको ना कुछ फॉर्मूला ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में डालेंगे, तो चलो देखते हैं क्या बनता है कॉन्सेप्ट। अभी कहानी बहुत बाकी है। ठीक है, ट्विस्ट भी अभी तक समझ में नहीं आया कि कहानी में ट्विस्ट क्या है, बस चलते चलो अभी। ठीक है, अभी कंक्लूजन ना तो मन के अंदर आना चाहिए और ना ही लाओगे। तो यहाँ पर पॉइंट आ जाता है सर, बोलता है EPS 1 इक्वल्स टू EPS 2, अर्निंग पर शेयर 1 इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर 2। अब ये EPS 1 2 क्या है? ठीक है, EPS 1 2 क्या है, चलो देखते हैं। दैट इज EBIT स्टार माइनस I1, मतलब इंटरेस्ट 1। ठीक है, एक्चुअली 2 EPS है, एक EPS 1 वाला EPS, एक EPS 2 वाला EPS। एक्चुअली 2 केस है ना सर, तो दोनों केस हैं, दोनों केस के लिए एक EPS 1 का केस है, एक EPS 2 का केस है। तो EPS 1 का केस क्या है, EBIT स्टार माइनस I1 इंटू 1 - T, केस 1 का बात चल रहा है, होल डिवाइडेड बाई N1, मतलब केस 1 का नंबर ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, इक्वल्स टू EBIT स्टार अगेन माइनस I2, मतलब इंटरेस्ट 2 इंटू 1 - T, मतलब 1 - टैक्स, होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन दिस केस। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर इन केस 2। ठीक है, लेकिन ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल लेवल में रहेगा। सॉल्व फॉर EBIT स्टार, आपको यहां से क्या सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर EBIT स्टार। एक ऐसा लेवल का EBIT ढूंढो जिस पॉइंट में EPS 1 इक्वल्स टू EPS 2 होगा। और ये जो दोनों फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया, ये एक्चुअली EPS का ही फॉर्मूला है ना? EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 - T होल डिवाइडेड बाई N इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 - T डिवाइडेड बाई N। मतलब एक्चुअली दोनों ही EPS का फॉर्मूला है, बट आपको एक ऐसा लेवल का EBIT फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट में EPS 1 और EPS 2 इक्वल बनेगा। सर ये क्या चल क्या रहा है? हाँ, ऐसा लेवल का EBIT ढूंढो जिस पॉइंट में EPS 1 EPS 2 इक्वल बनेगा। अरे क्यों करना है? अभी भी समझ में नहीं आया, नहीं आएगा, आएगा भी नहीं और आना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अभी समझने लायक कुछ बोला ही नहीं सर। मैं बोला ना, अभी आपको सवाल मन में नहीं आना चाहिए, अभी बस लिखते जाना है। अच्छा देखो, मन ही मन में सोच रहा है कि चल क्या रहा है सबको। नोट द एंटायर डिस्कशन, द एंटायर डिस्कशन, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक समझाना मुश्किल है सर, बस लिखा सकते हैं। द एंटायर डिस्कशन एज अबव focuses on EPS, whereas the focus should have been, whereas the entire discussion has a focus on earning per share, whereas the focus should have been, whereas the focus should have been on share price। मतलब ये एक स्पेशल नोट है कि एक्चुअल फोकस शेयर प्राइस पे होना चाहिए, बट हमारा सारा फोकस अर्निंग पर शेयर पे है। ठीक है, तो ये एक एजम्पशन है, तो जनरली लिखो यहाँ पर, generally there is an assumption, there is an assumption in most of the sums, in most of the sums that
प्राइस अर्निंग रेशियो सुने हो क्या कभी आप लोग प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में? एनीवन? स्पेशली जो लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो वो तो सुने होंगे, या फिर फाइनेंस भी कभी पहले पढ़े हो तो वहां पर भी पी रेशियो के बारे में जरूर सुने होंगे. इन मोस्ट ऑफ द सम्स दैट प्राइस अर्निंग रेशियो. क्या रे, सुना कि नहीं सुना पी रेशियो के बारे में कभी? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो. हाँ सर. है ना सर, पीई रेशियो. ठीक है, तो जनरली देयर इज एन assumption most of the sums that price earning ratio will remain the same, will remain the same irrespective, लिखना प्लीज, irrespective of the alternative chosen. मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, पी रेशियो सेम रहेगा. ये एजम्पशन क्वेश्चन में मतलब प्रैक्टिस पर्पस में देखा जाता है. however PE ratio, the price earning ratio, price to earning ratio is given in the sum final decision. P ratio is given in the sum final decision shall be taken on the basis of share price, on the basis of share price. Remember, share price equals to PE ratio into earning per share. ये फॉर्मूला यूज होता है. मैं आपको अभी पी रेशियो का एक बार बताता हूँ. पी रेशियो में क्या होता है, पी रेशियो क्या है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको तो और क्लैरिटी आएगा पूरा केस क्या है. ऐसे पी रेशियो का एक नोट्स है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा. पी रेशियो क्या है, एक सेकेंड रुको. अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो. ये वाला याद रखना, जब भी शेयर प्राइस फाइंड करने बोले तो यही फॉर्मूला ज़्यादातर केस में यूज होता है. बट इस इन दैट केस यू हैव टू नो पी रेशियो एंड अर्निंग पर शेयर, तो आपको शेयर प्राइस पता चल जाता है. ठीक है, अब आपके मन में चल रहा है सर ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता क्या है, तो मैंने एक नोट्स रेडी किया, आपको मैं शेयर भी कर लूँगा. से काफ़ी लोग शायद पहले भी सुने होंगे कि प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है. तो व्हाट इज द प्राइस अर्निंग रेशियो? द प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज द रेशियो फॉर वैल्यूइंग ए कंपनी that measure its current share price relative to its earning per share. The price to earning ratio is also sometimes known as the price multiple or the earning multiple. P ratio are used by investors and analysts to determine the relative value of a company's shares. In an apples to apples comparison, it can be used to compare a company against its own historical record or to compare aggregate market against one another or over time. मतलब अपने ही साथ कंपेयर करने के लिए पी रेशियो का यूज होता है. ठीक है, पी रेशियो यूज करने का दो तरह का कॉन्सेप्ट चलता है. एक होता है बैकवर्ड लुकिंग और एक होता है प्रोजेक्टेड, मतलब एक पीछे देख के कि पहले क्या था अभी क्या हुआ है, और एक होता है आगे क्या होने वाला है. ठीक है, तो बेसिकली पी रेशियो का फॉर्मूला कुछ ऐसे देखने में आप लोग जरूर पढ़े होंगे पहले भी. फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है पी रेशियो का. चला गया. ऐसे जो मैंने अभी आपको लिखा है ना वही वाला फॉर्मूला एक्चुअली यूज होता है, यही वाला होता है. एक मिनट रुक जाओ दिखा देते हैं. ऐसे किसी को याद है पी का फॉर्मूला तो बता दो मुझे. किसको याद है बोलो, पी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? मार्केट वैल्यू पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर. वेरी गुड सर, मार्केट वैल्यू पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर. वेरी गुड सर. एक सेकेंड, ये हटता क्यों नहीं?
पी रेशियो का ये वाला फॉर्मूला, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, ठीक है सॉरी, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। ये पी बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो शेयर प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर, आप यहाँ से ईपीएस भी निकाल सकते हो, है ना। प्राइस अगर आपको पूछे भी शेयर प्राइस निकालो तो क्या बोलोगे, पी रेशियो बाय पी रेशियो इंटू ईपीएस, ऐसे करके भी हो जाएगा। पी रेशियो इंटू ईपीएस करोगे तो शेयर प्राइस मिल जाएगा, है ना। तो पी का मतलब शेयर प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर। तो बेसिकली शेयर प्राइस, पी रेशियो, ईपीएस, ये सभी कनेक्टेड है, ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। बट बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे, बिकॉज अभी हम लोगों का मेन फोकस पी पे नहीं है सर। करेंट फोकस इज नॉट इन पी, हमारा पूरा का पूरा फोकस करेंटली है ईबीआईटी ईपीएस रिलेशनशिप में। और आपको एक ऐसे अजीबोगरीब चीज़ बता रहे हैं, ऐसे सुनने को अजीबोगरीब लग रहा है, बट अभी देखो 10-15 मिनट बाद आपको पूरा क्लियर कट होगा कि चल क्या रहा है। कि आपको एक ऐसे लेवल का ईपीएस ढूंढना है, ईबीआईटी स्टार ढूंढना है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो कंपनी का मतलब कंपनी का अर्निंग पर शेयर 1 इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर 2 होता है, ठीक है। ये सेम कंपनीज के बीच में कंपैरिजन होता है, दो कंपनीज के बीच में कंपैरिजन होता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी टू कंपनी, मतलब लीवर्ड अनलीवर्ड ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है। तो एक काम करते हैं ना सर, ये पूरा का पूरा जो भी पॉइंट अभी तक आप लोगों ने लिखा, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो आपके मन में जो भी डाउट है वो भी क्लैरिटी हो जाएगा और एक क्वेश्चन को भी हम लोग आंसर कर लेंगे, ठीक है। चलो सर चलो, क्या है ये ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस और कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, चलो देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है सर, ध्यान से देखो एक बार क्वेश्चन को, एक बार ध्यान से पढ़ो कि क्या क्वेश्चन। एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो रियल लाइफ सिचुएशन है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं है सर, क्वेश्चन मतलब रियल लाइफ सिचुएशन। ध्यान से देखना क्या बोलता है सर। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है कंपनी का, 10,000 इक्विटी शेयर है 100 करके, तो कितना हुआ, अरे 10,000 इक्विटी शेयर 100 करके कितना हुआ, 10 लाख, है ना। कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस भी कुछ है 40 लाख का। कंपनी का 12% लॉन्ग टर्म लोन है, 12% लॉन्ग टर्म लोन 50 लाख का, 15% प्रेफरेंस कैपिटल है 20 लाख का। 10 कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टेड कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टेड कैपिटल का क्या बता रहा है सर, 120 लाख, ठीक है। 120 लाख मतलब क्या, इसको टोटल करके आ जाएगा क्या, देखो तो एक बार, 10 40 10 50 50 100 और इधर 20, यस, इन सभी को टोटल करो आपको 120 लाख आ जाएगा। मतलब कंपनी ने अभी तक टोटल कैपिटल एम्प्लॉय करके रखा या इन्वेस्ट करके रखा मार्केट में 120 लाख अमाउंट। द फर्म इज इवेल्युएटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, कंपनी को एक न्यू प्रोजेक्ट लेना है, बात को ध्यान से सुनना, कंपनी को न्यू प्रोजेक्ट लेना है, विच रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 200 लाख। कंपनी अगर न्यू प्रोजेक्ट लेता है तो कंपनी को 200 लाख उसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये 200 लाख जो कंपनी इन्वेस्ट करेगा, इट इज प्रपोज टू बी रेज्ड बाय वन आउट ऑफ द फॉलोइंग टू ऑल्टरनेटिव्स। तो इसके पास फाइनेंशियल टीम से, फाइनेंशियल जो टीम होता है ना सर कंपनी का, उनका प्रपोजल है कि भाई आप दोनों में से कोई भी एक ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हो। अब आप देखो कि किसमें आपको बेनिफिट है। पहला ऑल्टरनेटिव 14% टर्म लोन ले लो। सर टर्म लोन क्या होता है, टर्म लोन क्या होता है, कौन बताएगा। अरे टर्म लोन क्या होता है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो क्या आप लोग टर्म लोन के बारे में। अरे बोलो, टर्म लोन क्या होता है। अरे नॉर्मल लोन जो होता है ना उसी को टर्म लोन बोलते हैं। आप लोग कनेक्टेड हो कि नहीं, क्या आप लोगों के साथ मेरा कनेक्शन है सर अभी, हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ सर, सर टर्म लोन का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल लोन, मार्केट से लोन लेना, बैंक हो या किसी फाइनेंशियल कंपनी हो, ठीक है, जिससे आप लोन लेते हो। जैसे ये आज का न्यूज़ है सर, अगर आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना पता नहीं। ऐसे बाईजूस के बारे में कौन नहीं जानता, ठीक है, करेंट इंडियन टीम का स्पॉन्सर भी है और बहुत ही फेमस एडुटेक कंपनी है बाईजूस। ये है इनका ओनर रविंद्रन बाईजू, रविंद्रन बाईजू, ठीक है। इन्होंने रिसेंटली आज ही डिक्लेयर किया कि इनको 1.2 बिलियन क्या चाहिए, देखो तो एक बार,
क्या चाहिए? टर्म लोन। टर्म लोन चाहिए। ठीक है, थोड़ा पढ़ते हैं सर, हाँ, कि क्या है ये टर्म लोन का कॉन्सेप्ट इनके हिसाब से। इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप Byju's has raised 1.2 billion via a term loan from the overseas market. The Editech firm valued $18 billion का valuation है कंपनी का, had earlier planned to raise 700 million. However, the round was upsized as per the people familiar with the matter. The company has taken advantage of the interest rate arbitrage available in global market. With record low rates, said the people. मतलब बहुत ही सस्ता दाम में इंटरनेशनल मार्केट में लोन बाइजूस को मिल रहा है. बाइजूस हैज रेज्ड कैपिटल एट लिबोर. ठीक है, ये लंदन इंटरनेशनल बैंकिंग रेट का एक कॉन्सेप्ट है, कभी बात करूंगा लिबोर के बारे में. प्लस 550 बेसिस पॉइंट्स विच इज मच लोअर देन व्हाट इज अवेलेबल इन डोमेस्टिक मार्केट. मतलब ये बेसिस पॉइंट एक्चुअली लोन का रेट होता है, मतलब लोन का जो इंटरेस्ट रेट है उसको. तो डोमेस्टिक मार्केट से सस्ता दाम पे उनको इंटरनेशनल मार्केट से लोन मिल रहा है. इसीलिए वो इंटरनेशनल मार्केट से लिबोर और लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट is the benchmark at which overseas interest rates are set and borrowing take place. Generally, the 6 months LIBOR is considered of such loans. On Monday, the rate was 0.22%. This is the largest unrated TLB from India and Asia, as well as one of the largest unrated TLBs globally. It reflects the strong credit story of the company as one of the largest and fastest growing global edtech platform. ठीक है, जो बेसिकली मॉर्गन स्टैनली का जो फाइनेंशियल मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने बताया. ठीक है, मॉर्गन स्टैनली जो बड़ा ही फेमस फाइनेंशियल एनालिस्ट कंपनी है. ठीक है, तो ये टर्म लोन का जो केस है, टर्म लोन इज आल्सो रेफर्ड टू एज एन इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन. बाइजूस इज वर्किंग विद यूएस इन्वेस्टमेंट बैंक्स जेपी मॉर्गन एंड मॉर्गन स्टैनली टू स्ट्रक्चर द लोन. ठीक है, मतलब ये मॉर्गन स्टैनली क्या करता है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है. तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर आप लोग जो लोग फाइनेंस का पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, चाहे सीए करो, चाहे सीएमए करो, चाहे सीएस करो, ठीक है, या फिर स्टॉक मार्केट का नॉलेज लो, सीएफए करो, जो भी करना है आप करो, बट इफ यू हैव फाइनेंशियल नॉलेज तो आप भी इस तरह के मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन जैसे कंपनीज में काम भी कर सकते हो. ठीक है, तो बाइजूस का ये जो खेल है, ये खेल समझ में आ रहा है ना सर. Edtech firm plans to use proceeds to fund general corporate purpose offshore, including support business growth in North America and fund potential inorganic growth opportunities. तो बेसिकली इनका जो इंटरनेशनल मार्केट है इसका जो बाइजूस का, तो नॉर्थ अमेरिकन एरिया में कुछ इनको इन्वेस्टमेंट करना है. इसके लिए इनको कितना लोन चाहिए सर? 1.2 बिलियन का. ठीक है, और बहुत सस्ता रेट में उनको मार्केट से मिल रहा है, डोमेस्टिक मार्केट से भी सस्ता रेट. आज तक भारत का, एशिया का कोई भी कंपनी इतना बड़ा लोन इंटरनेशनल लेवल पे नहीं लिया. तो ये जताता है कि बाइजूस कितना हाईली क्रेडिट रेटिंग कंपनी, मतलब बिजनेस है इसका, मतलब इसका जो मार्केट से लोन वापस करने का जो पॉपुलरिटी, मतलब जो उसका क्या बोले सर, उसको गुडविल है, वो देखने लायक है, तभी इतना लोन मिल रहा है. दिस अ बिग न्यूज फॉर द डे, बिजनेस लेवल में बड़ा न्यूज है. तो ये एक्चुअली सिर्फ न्यूज नहीं है. जो लोग फाइनेंस का स्टूडेंट हो या स्टॉक मार्केट लेवल में स्टूडेंट हो, ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में अंडरस्टैंड करते हो या समझना चाहते हो, आप लोगों को ये सब चीज़ों के साथ ना हमें कनेक्टेड होना चाहिए. ठीक है, इसलिए मैं बहुत बार बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, ये सब के साथ हमेशा जुड़े रहो. तो जितना जुड़े रहोगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होता जाएगा. ठीक है सर, चलो हम लोग आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन में. ठीक है, जो क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं, जैसे अभी बाइजू को पैसा का जरूरत पड़ा तो उसका मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन जैसी फाइनेंशियल कंपनी उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करके उनको दे रहा है. वैसा ही यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर बन रहा है. तो कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो 14% टर्म लोन ले 140 लाख, ठीक है, 140 लाख, एंड रिमेनिंग अमाउंट बाई इक्विटी. ठीक है, तो टोटल कितना चाहिए उनको? 200 लाख. उसमें से 140 लाख अगर वो लोन के थ्रू से लेता है जिसका 14% रेट है इंटरेस्ट रेट, और बाकी अमाउंट जो है वो इक्विटी के थ्रू से लेता है, मतलब कोई ना कोई शेयर होल्डर के थ्रू से इशू करके, जैसे आईपीओ टाइप में. ठीक है, आईपीओ, एपीओ इस तरह का होता है. ठीक है, एपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जानते हो? एक बार इशू होने के बाद अगर सेकेंड टाइम कंपनी फिर से मार्केट से पब्लिक इशू चाहता है ना, उसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलते हैं. जैसे रिसेंटली एक कंपनी आ रहा है सर एपीओ लेके, नाम पता है किसी को? एक कंपनी मार्केट में एपीओ लेके आ रहा है. आईपीओ के बारे में तो सुने हो, आईपीओ के साथ ही आ रहा है एक्चुअली, सुने कि नहीं आप लोग किसी ने? एपीओ लेके आ रहा है एक कंपनी. क्या नाम है कंपनी का? बड़ा ही फेमस कंपनी है, डूब गया था, पतंजलि ने खरीदा उसको. डेट डिक्लेयर नहीं हुआ अभी भी. रुचि सोया, नाम तो सुने होंगे. हाँ सर, नाम सुने हो रुचि सोया का? ये रुचि सोया सर एक्चुअली एपीओ लेके आ रहा है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर.
मतलब एक्चुअली ये स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, रुचि सोया ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, बट एक्चुअली इसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया पतंजलि आने के बाद। करेंटली देखो 965 में ट्रेड भी हो रहा है, तो ये फिर से एफपीओ लेके आ रहा है ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का, ठीक है। तो इसको इक्विटी इशू बोलते हैं। बात कुछ समझ में आ रहा है सर? ये रुचि सोया का डिटेल्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ये देखो 4300 करोड़ विच विल हेल्प ब्रिंग डाउन प्रोमोटर्स देयर शेयर होल्डिंग टेकिंग ए स्टेप फॉरवर्ड, सेबी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% करना चाहते हैं, ठीक है। पतंजलि ग्रुप का है, वन ऑफ लीडिंग एफएमसीजी। ये जो न्यूट्रिला जो मार्केट में सोयाबीन सोया तेल मार्केट में चलता है ना, ये सब इन्हीं का है। न्यूट्रिला सोयाबीन वगैरह जो भी है, सोया चंक्स तेल, सोयाबीन तेल मैक्सिमम इन्हीं के फैक्ट्री में बनता है, ठीक है। तो ये है सुरुचि सोया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कंपनी को जब पैसा का जरूरत पड़ता है तो कंपनी किस तरह से उसको मार्केट में उठाने का सोचता है। मैं आपको दोनों चीज समझा रहा हूँ सर। एक बार आपको लोन भी बताया, एक बार आपको मैं इक्विटी भी बताया, रियल लाइफ में कैसे कैसे सिचुएशन देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या देखने को बस रियल लाइफ केसेस को क्वेश्चन के लेवल में आपके सामने, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना सर, आपको पढ़ने का ज्यादा मन करता है। बस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये जो बड़ा ही डब्बा टाइप एजुकेशन सिस्टम है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अरे प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ना समझा करो कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसके बाद प्रैक्टिस में जोर लगाओ, ठीक है। मतलब सिर्फ प्रैक्टिस 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 में ना डब्बा होता है, डब्बा मतलब उस पर क्लार्क भी अच्छा नहीं बन पाता कोई। जो करंट एजुकेशन स्ट्रक्चर हमारे देश में है, प्रैक्टिस करता है, एग्जाम में जाके उल्टी कर देता है। क्या गई क्या क्या पढ़ाई है? हाँ 100 50 सवाल प्रैक्टिस कर लिया और एग्जाम में जाके उल्टी कर दिया, हाँ ठीक है पास कर गया, कोई कोई क्या फर्क पड़ गया। बाद में बोलता है कि सीए होके बेकार बैठा हुआ है, सीएस होके जॉब नहीं है। अरे क्या किया वो? बेसिकली प्रैक्टिस करके उल्टी किया, तभी ऐसा हालत है। फिर नाम खराब करता है सीएस का। हाँ ऐसे तो बहुत ही कम है ऐसा बट फिर भी। और बाकी का तो मतलब नॉर्मल एमबीए लेवल कॉलेज लेवल का तो मैं छोड़ ही देता हूँ सर। हाँ ये किया वो किया फिर जॉब नहीं है। अरे भाई नॉलेज नहीं है इसलिए जॉब नहीं है, सिंपल बात है। आप नॉलेज लो, एक के बाद एक प्रमोशन होगा, लिख के रख लो। अगर मैं गलत बोलता हूँ तो कुछ नहीं बोलना है आपको, छोड़ो। तो 140 लाख टर्म लोन के थ्रू से और बाकी अमाउंट इक्विटी के थ्रू से, ठीक है। अच्छा ये हो गया अल्टरनेटिव 1, ठीक है। आई होप अभी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना सर। ईपीएस 1 ईपीएस 2, अब अल्टरनेटिव 2 मतलब अर्निंग पर शेयर 2 ढूंढना है आपको। तो अच्छा और क्या बोला सर, और भी कुछ बोला क्या? अच्छा क्या बता रहा है सर, रिमेनिंग अमाउंट बाय इक्विटी एट ए प्राइस ऑफ 660 शेयर का दाम, नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट एंड अंडर प्राइसिंग। करेंट मार्केट प्राइस है 700 का, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट मिला के, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब स्टॉक को मार्केट में लाने का कुछ खर्चा लगता है ना उसको, तो ये नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट मिला के करेंट मार्केट प्राइस 700 है और फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह मिला के अंडर प्राइसिंग 660। आगे मैं आपको इसको जब सॉल्व कराता हूँ तब समझाता हूँ। अच्छा अल्टरनेट 2 में क्या बोला है, 13% टर्म लोन। कितना? 13% टर्म लोन। कितने का? 50 लाख का, ठीक है। इसमें लोन अमाउंट कम है 50 लाख का, एंड रिमेनिंग अमाउंट उसमें इक्विटी आ गया सर 650 करके शेयर का दाम, 650 करके शेयर का दाम। बाकी पूरा अमाउंट कितना चाहिए उसको? 200 लाख। टैक्स रेट है स्टैंडर्ड रेट दिया है जो इंडिया में ज्यादातर केस में चलता है। प्राइवेट जैसे फॉरेन कंपनीज का 40% रेट होता है, बट स्टैंडर्ड रेट है 30%। प्रेजेंटली ईबीआईटी जो दिया है वो 18 लाख का बोला है। कंपनी का जो करेंट ईबीआईटी है वो 18 लाख का है। कितना है सर? 18 लाख का। कंप्यूट द इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। आपको ईबीआईटी स्टार ढूंढना है जहां पर दोनों ईपीएस 1 एंड ईपीएस 2 इक्वल हो जाए। कंप्यूट द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अंडर बोथ द ऑल्टरनेटिव्स। मतलब किस पॉइंट में जाके कंपनी को फाइनेंशियल लेवल में ब्रेक इवन पॉइंट आता है। और फाइनेंशियल ब्रेक इवन क्या होता है? कंपनी इतना कमाते हैं कि अपना लोन चुका सकता है। कंपनी इतना कमा रही है कि अपना लोन चुका रहे हैं, ये वाला पॉइंट ढूंढना है आपको। ये प्रोजेक्टेड ईबीआईटी ऑफ द फर्म आफ्टर द न्यू प्रोजेक्ट इज 60 लाख। अगर न्यू प्रोजेक्ट में कंपनी का ईबीआईटी 60 लाख है तो व्हाट डू यू एडवाइस द फर्म, तो कंपनी को क्या एडवाइस करोगे आप? If P ratio is expected to fall by 10% under alternative 1, what is your advice? अगर P ratio 10% में गिर जाते हैं तो फिर alternative 1 में आप फार्म को क्या एडवाइस करोगे? खुद को जेपी मॉर्गन या मॉर्गन स्टैनली कंपनी का फाइनेंशियल एनालिस्ट समझो। सर क्या ये कहानी समझ में आया, स्टोरी क्वेश्चन का? प्लीज बताना सर, तब जाके मैं सामने जा पाऊंगा आगे। बोलो क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? उसके बाद सोल्यूशन होगा।
दादा। ओके सर, सिर्फ रोशनी को ही समझ में आया, बाकी विशाल, प्रिया, मौसमी, ज्योति, अनुज सभी को पूछ रहा हूँ, बोलो सर क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके है सर। ठीक है, चलो तो सॉल्व करें इसको। ठीक है, सॉल्व करते करते आगे का जो भी जितना समझना बाकी है वो भी समझ जाएंगे। ओके सर, अच्छा सबसे पहले एक काम करते हैं सर, क्वेश्चन 1 ईवीआईटी ईपीएस रिलेशन। ठीक है, अच्छा क्या करेंगे सर? सर ऑल्टरनेट वन, ऑल्टरनेट वन, ऑल्टरनेट वन में क्या होता है सर? डेब्ट डोमिनेटेड है कि इक्विटी डोमिनेटेड है? प्लीज टेल मी सर। ऑल्टरनेट वन जो है हमारा यहाँ पर, इज दिस डेब्ट डोमिनेटेड या इक्विटी डोमिनेटेड? बताओ ना, थोड़ा हेल्प करो मुझे। डेब्ट डोमिनेटेड। हाँ सर, इक्विटी, कौन बोला इक्विटी? मार खाएगा सर। 200 लाख चाहिए आपको न्यू प्रोजेक्ट के लिए और उसमें 140 लाख आप टर्म लोन ले रहे हो, तो डेब्ट हुआ कि इक्विटी हुआ? और ऑल्टरनेट टू 13% टर्म लोन, मतलब 13% रेट है, रेट ऑफ लोन, 50 लाख लोन से ले रहे हो, बाकी अमाउंट इक्विटी से ले रहे हो। हाँ, तो मतलब ऑल्टरनेट टू इज इक्विटी डोमिनेटेड एंड ऑल्टरनेट वन इज डेब्ट डोमिनेटेड, है ना? तो ऑल्टरनेट वन इज क्या है? डेब्ट डोमिनेटेड। डेब्ट मतलब लोन, ठीक है, डेब्ट डोमिनेटेड। डेब्ट डोमिनेटेड। सर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? I1 से डिनोट कर देते हैं, हाँ, I फॉर इंटरेस्ट और वन मतलब सिचुएशन वन, ठीक है, और द ऑल्टरनेट वन। एग्जिस्टिंग प्लस न्यू, बताओ करेंट जो कंपनी का सिचुएशन है उसमें उसका एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है और न्यू इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, दोनों मिला के कितना होगा? करेंटली कंपनी का क्या लोन का सिचुएशन है, कितना इंटरेस्ट का खर्चा करता है कंपनी करंट लेवल में? बोलो, क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसे आप लोगों को मैं क्वेश्चन ऑलरेडी शेयर भी कर दिया आपके पीडीएफ मतलब व्हाट्सएप में। बोलो, कंपनी का करेंट लोन स्ट्रक्चर मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होता है एग्जिस्टिंग? 6 लाख। कैसे मिला रे? 50 लाख का 12%। है। थैंक यू सर। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट लेवल कंपनी का है 6 लाख, कैसे मिल गया? 12% ऑफ 50। वेरी गुड सर, वेरी गुड, 50 लाख। अच्छा, न्यू इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हो जाएगा? न्यू इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हो जाएगा ऑल्टरनेट वन में? बताना सर, इट्स ऑल्टरनेट वन, बोलो। 19.6 लाख। मतलब 14% ऑफ 140, ऐसे ही किया ना? 140 लाख का है सर। 14%। थैंक यू सर। तो 14% ऑफ 140 लाख, तो ये हो गया 6 लाख और ये हो गया कितना है मौसमी? बोलना। 19.6। 19.6, दोनों को टोटल कर 25.6, 25 लाख हुआ ना? 25% में 25.6 लाख, ये अल्टरनेट वन में डेब्ट डोमिनेटेड सिचुएशन में कंपनी का एग्जिस्टिंग एक्सपेंस का सिचुएशन प्लस न्यू दोनों मिला के क्या हो रहा है अल्टरनेट वन में। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स के मामले में क्या हालत है देख लेते हैं। एग्जिस्टिंग प्लस न्यू, चलो बताओ एग्जिस्टिंग प्लस न्यू में कंपनी का नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का क्या सिचुएशन है, बताओगे सर?
नंबर ऑफ शेयर्स होल्डर्स, मतलब जो भी हो नंबर ऑफ शेयर्स बताओ आप लोग। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा और न्यू मतलब सिचुएशंस में कितना हो जाएगा अल्टरनेट 1 में। एक चीज तो दिख ही रहा है ना सर, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000 इक्विटी शेयर्स है ना एग्जिस्टिंग, और न्यू कितना हो जाएगा, न्यू कितना हो जाएगा, सर आपको इशू प्राइस लेना चाहिए 660 9091। 9091। तो कैसे करोगे, चलो देखो 10,000 तो एग्जिस्टिंग है वो तो दिखाई दिया, न्यू कैसे निकालोगे, बोल मौसमी 60 लाख क्या 140 लाख, अगर 140 लाख अगर तुम लोन से लेते हो तो बाकी 60 लाख तुम्हारा क्या हो जाता है, इक्विटी हो जाता है। तो 60 लाख डिवाइडेड बाई 660 है ना, तो आपको मिल जाएगा ना नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये हो गया 10,000 और ये हो जाएगा 9091 है ना, सही हुआ क्या, सबको ही देखो तो एक बार चेक करके 60 लाख डिवाइडेड बाई 660 9091 मैच किया क्या, है दादा। तो टोटल करके कितना आ रहा है 19091 है। तो ये रहा शेयर्स का सिचुएशन, ठीक है, ये ऑल्टरनेट 1 में नंबर ऑफ शेयर एग्जिस्टिंग प्लस न्यू करके, ठीक है। अच्छा अब क्या सिचुएशन है और क्या है कंपनी का, कंपनी का प्रेफरेंस कैपिटल है सर कंपनी के पास, हाँ ये प्रेफरेंस भी है इसका 20 लाख का प्रेफरेंस है, इसका क्या होगा, प्रेफरेंस का इंटरेस्ट कितना है 15%, तो कितना प्रेफरेंस डिविडेंड में कितना खर्चा हो जाता होगा, इसको DP1 से डिनोट करो, प्रेफरेंस डीपी मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड में क्या क्या कितना खर्चा हो जाएगा कंपनी का अल्टरनेट 1 में, कुछ न्यू है क्या, प्रेफरेंस में कुछ न्यू बोला क्या कि भाई मैं कंपनी इतना प्रेफरेंस शेयर मार्केट में इशू करेगा, ऐसा कुछ बोला क्या अल्टरनेट 1 में, सर ऐसा तो कुछ है नहीं, तो फिर जो एग्जिस्टिंग था वही रह जाएगा, जो एग्जिस्टिंग है वही है, तो कितना है एग्जिस्टिंग 15% ऑफ 20 लाख कितना होता है 3 लाख क्या, एक बार चेक करके बताइएगा सही किया गया मैंने, क्या रे आना कुछ तो बोलो, ओके तो ये ऑल्टरनेट 1 हो गया सर, ऑल्टरनेट 1 में क्या क्या फाइंड आउट कर लिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस, नंबर ऑफ शेयर्स और प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। अब ऑल्टरनेट 2 के खोज में चलेंगे साहब, किसके खोज में, ऑल्टरनेट 2 के खोज में, चलो अल्टरनेट 2, अल्टरनेट 2 में सर ये तो पता है ना सर अल्टरनेट 2 जो है वो इक्विटी डोमिनेटेड है ना, ऑलरेडी फाइंड आउट दैट कि 13% टर्म लोन 50 लाख ले रहे हैं और बाकी अमाउंट इक्विटी का है, तो एकदम चुपचाप दिखाई दे रहा है सर इक्विटी डोमिनेटेड है, इक्विटी डोमिनेटेड। अब इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस का क्या सिचुएशन देख लेते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस मतलब I2 से डिनोट करेंगे इसको, हाँ इससे डिनोट करेंगे I2 से, सर I2 एग्जिस्टिंग प्लस न्यू बताना प्लीज, अल्टरनेट 2 में एग्जिस्टिंग प्लस न्यू इंटरेस्ट सिचुएशन कितना होगा, सर एग्जिस्टिंग तो 50 लाख प्लस 12% मतलब 6 लाख तो रहेगा ही, और साथ में 13% ऑफ 50 लाख भी ऐड हो जाएगा है ना, तो फिर एग्जिस्टिंग हो जाएगा 12% ऑफ 50 लाख प्लस न्यू हो जाएगा 13% ऑफ 50 लाख, तो ये हो जाएगा 6 लाख प्लस ये हो जाएगा 6.5, तो दोनों को ऐड करके हो जाता है 12.5 लाख, मैच किया क्या देखो ना एक बार, 12.5 मौसमी, रोशनी, ज्योति बताओ सर, विशाल मैच कर रहा है कि नहीं, प्रिया, है सर। ओके
तो 12.5 इंटरेस्ट एक्सपेंस सबका आया होगा। हाँ सर, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हैं सर। ओके चलो आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचेंगे सर? नंबर ऑफ शेयर्स बताओ N2, अल्टरनेट 2 में नंबर ऑफ शेयर्स का क्या होगा? मतलब एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 10,000 है ना। एग्जिस्टिंग प्लस न्यू चाहिए आपको, इसमें तो शेयर होल्डर काफ़ी होगा। पहले तो 10,000 शेयर था ही कंपनी का, न्यू शेयर्स कंपनी को कितना चाहिए बोलो, कैसे पता करोगे? न्यू शेयर्स कंपनी को कितना चाहिए कैसे पता करोगे? मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा न्यू? टू 23077 कैसे मिला बोल? 150 lakh divided by 650। 150 लाख डिवाइडेड बाई 650। वेरी गुड सर, देखो वेरी गुड। तो 150 देखो 50 लाख तो आपको लोन में मिल रहा है ना, 50 लाख तो आपका लोन हो जा रहा है। तो 50 लाख अगर आप लोन पे लेते हो तो बाकी अमाउंट क्या है आपका? तो बाकी 150 आपको चाहिए कितना? यू नीड 200। तो 50 में से 200 में से 50 लोन हो गया तो 150 लाख आपका इक्विटी आएगा। और इसका शेयर का प्राइस क्या बोल रहा है? इक्विटी का इशू प्राइस 650 बता रहा है, ठीक है। तो 650 बता रहा है आपको। तो 10,000 एग्जिस्टिंग था और इधर हो जाएगा 150 लाख। कैसे होगा 150 लाख? कितना जीरो आएगा सर? और एक 150 लाख डिवाइडेड बाई 650 कितना हो जा रहा है? 10,000 प्लस 23077, यही बताया ना मौसमी? है 33077, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड तो अभी भी रहेगा, न्यू तो कुछ है नहीं, बस एग्जिस्टिंग जो पहले था कंपनी का, दैट इज 15% ऑफ 20 लाख कंपनी को प्रेफरेंस वाले को देना पड़ेगा, दैट इज 3 लाख। हो गया, ठीक है। जो डेटा चाहिए था हम लोग कर लिए दोनों में। अभी क्या करना है आपको? हेंस आपको इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईवीआईटी ढूंढना है। इतना देर से जो आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, अब जाके आपको समझ में आएगा। इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईवीआईटी मतलब एक ऐसा लेवल का ईवीआईटी जहां पर आपका दोनों का ईपीएस सेम रह जाए। मींस इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईवीआईटी दैट इज, जिसको हम लोग क्या डिनोट किए, दैट इज ईबीआईटी स्टार। ईबीआईटी स्टार will be given by, EBIT star will be given by EPS 1 equals to EPS 2। अभी EPS 1 EPS 2 का फॉर्मूला पुट करो सर। एक बात ध्यान रखिएगा, इस केस में प्रेफरेंस डिविडेंड है। आप लोगों को मैं लेवरेज कराने के टाइम पे जब मतलब जब ईपीएस का फॉर्मूला समझाया था तो प्रेफरेंस डिविडेंड रहने से क्या करना पड़ता है आपको पता है। अगर भूल गए तो जस्ट एक बार ईवीआईटी ईपीएस का रिलेशनशिप का जो लिवरेज में आपको ईपीएस लिखा गया था देखो एक बार, आप लोग वहां पर चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ, ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी स्टार माइनस I1 इंटू 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए DP1 होल डिवाइडेड बाई N1 इक्वल्स टू ईबीआईटी स्टार माइनस इंटरेस्ट 2 इंटू 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 2 होल डिवाइडेड बाई N2। ओके, ये रहा दोनों का फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पर प्रेफरेंस भी है। तो जस्ट पुट हियर और फाइंड द ईवीआईटी स्टार। मतलब यहाँ से आपको क्या सॉल्व करना है? ईवीआईटी स्टार को सॉल्व करना है। हो जाएगा? ईवीआईटी स्टार सॉल्व करो ना, करके बताओगे क्या? ईवीआईटी स्टार, मुझे ईवीआईटी स्टार सॉल्व करके आपको बताना है, बोलो।
तो EBIT स्टार को अगर सॉल्व करना है तो जस्ट आपको हर जगह में जहाँ जहाँ जो डेटा आपको मिला पुट कर लो। जैसे यहाँ पर I1 का इंटरेस्ट कितना है 25.6, 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना है 30%, क्वेश्चन पहले ही बोल के रखा है 30% टैक्स है, ठीक है। ये वाला EBIT को अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है, बाद में इसका जरूरत पड़ सकता है। तो 25.6 इंटू 0.7 कर दे क्या, मतलब एक से टैक्स चला जाएगा, टैक्स है 30%, तो 0.3 चला जाएगा तो बचेगा कितना 0.7 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड है 3 होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर है 19091 यहाँ पर इक्वल्स टू अगेन EBIT स्टार इंटू माइनस 12.5 इंटू 0.7 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 33077 33077, ठीक है। बोलो तो सर समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं। क्या इसको सॉल्व हो जाए सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखो, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, दोनों साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको जवाब ये आएगा EBIT स्टार इक्वल्स टू, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, EBIT स्टार इक्वल्स टू 47.77 लाख आना चाहिए। कैलकुलेट करके बताना सर। दोनों साइड को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जस्ट EBIT स्टार को वहां से सॉल्व करके निकालो। मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, अगर ये आंसर आता है तो मुझे बताओ, और नहीं होगा तो मुझे करना पड़ेगा, और क्या, ऐसे हो जाना चाहिए। क्या आप लोग ट्राई कर रहे हो सर? रोशनी, ज्योति, मौसमी, सभी को पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग ट्राई कर रहे हो क्या? विशाल बोलो। है सर। ओके करो। किसी का आया क्या? मेरा कैलकुलेटर में कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी निकाल रहा हूँ कुछ ना कुछ गलत दिखा रहा है।
मैं आपको एक चीज़ बस बता सकता हूँ, डेटा कुछ ऐसा आएगा, चांसेस ऐसा है। मतलब ये आंसर है, ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। 47.77 लाख ये आंसर आएगा। मतलब कुछ इसको सॉल्व करने का कुछ ऐसा कुछ आएगा, 23153.9 EBIT स्टार, एक बार चेक करके देखो आप लोग, -59273.84 माइनस, सर हाँ बोलो, 47.77 47.77, वेरी गुड सर, 99231 कुछ ऐसा डेटा आएगा, इक्वल्स टू 13363.7 EBIT स्टार -16704.6.25 -57273, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आया क्या सबका? अगर नहीं आया तो बाद में ट्राई करो, मैं मतलब तो समझा दूँ। और किसी का आया ज्योति का छोड़ के? ज्योति का सिर्फ आया क्या? विशाल का नहीं आया? रोशनी का, मौसमी का, किसी का नहीं आया क्या अभी भी? प्रिया, $47.77, ये सब चीज़ सॉल्व करोगे ना ऑटोमेटिकली ये सब डेटा आएगा आपको, 23153.9, 59273.84, 99231 इधर आएगा, फिर इक्वल्स के इधर आ जाएगा, फिर इसको आप सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ से EBIT स्टार एक साइड में निकल के आ जाएगा और फिर वहाँ से एक साइड में आएगा तो 47.77 ही निकलेगा। सर मैटर को आगे बढ़ाऊं क्या? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार बाद में घर में आराम से ठंडा दिमाग से करना, हो जाएगा। या आ गया? क्या बोलते हो सर, बोलो। ऐसे कैसे? ओके सर, ठीक है, चलो। तो अल्टीमेटली आ जाएगा सर, क्यों नहीं आएगा, मेरा सॉल्व किया हुआ है आंसर, तो इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन लिखा भी दिया इसलिए, ठीक है। तो जस्ट आपको इसको सॉल्व करना है और ये आपका आएगा। तो ये जो EBIT स्टार मतलब समझो, ठीक है, सोल्यूशन तो आप लोग कर ही लोगे सर, इतना तो नॉर्मल बात है। तो कहने का मतलब है ये जो EBIT स्टार, कंप्यूट द इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT, आपने EBIT स्टार निकाला, एक ऐसे लेवल का EBIT आपने निकाला जहां पर आपका दोनों लेवल का EBIT मतलब दोनों लेवल का अर्निंग पर शेयर इक्वल होता है, ठीक है, दोनों लेवल का EPS जो है वो इक्वल लेवल में रहेगा। आपको एक ऐसा EBIT लेवल ढूंढना पड़ा, तो 47.77 लाख अगर आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आता है, तो चाहे आप मतलब आप अगर डेब्ट ओरिएंटेड पॉलिसी यूज करो या फिर इक्विटी ओरिएंटेड पॉलिसी यूज करो, आपको इस लेवल का EBIT निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक बड़ा इनडिफरेंस पॉइंट, मतलब ऐसा लेवल का लेवल ढूंढो जिसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, चाहे आप इक्विटी यूज करो चाहे आप डेब्ट यूज करो, सब प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है इसमें। बट जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, कंप्यूट द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अंडर बोथ द ऑल्टरनेटिव्स। अब जो दोनों ऑल्टरनेटिव्स आपके सामने हैं, ठीक है, वो दोनों ऑल्टरनेटिव्स में आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है। अब ये सब चीजें आपके लिए वाइटल आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन तो सर हो जाएगा, उसमें क्या है। देखो सर, देखो क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 क्या पूछा आपको, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल BEP ब्रेक इवन पॉइंट, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है सर, इंटरेस्ट प्लस DP मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, याद होगा आपको, मैं पहले भी लिखा के रखा लेवरेज में। तो ऑल्टरनेटिव जो 1 है, ऑल्टरनेटिव जो 1 है उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है 25.6,
चेक करो एक बार, सही बोला क्या मैंने? ऑल्टरनेटिव 1 में आपका इंटरेस्ट है 25.6 और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है आपका 3, ठीक है 3, और इंटरेस्ट 1 माइनस टी मतलब 0.7। इसको सॉल्व करोगे क्या, कितना आया देखो 25.6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 0.7 कितना आता है? बोलो सर कितना आया? 29.89 लाख आएगा। देखो एक बार चेक करके आया कि नहीं? दादा 3/0.7। 3/0.7 यस। अरे टैक्स है ना, ये टैक्स है तो 1 माइनस टी है, मतलब टैक्स इज 30%। हाँ बोलो। अप्रोक्सीमेशन में 30 लिखने नहीं होगा? लिख सकते हो बट 8 है इसलिए मैंने सोचा अगर 9 के बाद होता तो लिख सकते थे। 8 है ना इसीलिए। ओके। ऑल्टरनेट 2 जो है इसमें इंटरेस्ट कितना है 12.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 0.7। 0.7 क्यों? टैक्स है 30%, टोटल अगर 1 है, अगर 70% टैक्स में दे दोगे तो बचता कितना है 70%। यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं बार बार। 1 माइनस टी मतलब 1 माइनस 0.3 मतलब टैक्स का 0.3, 30% टैक्स। तो अगर 30% टैक्स दे दोगे टोटल में से तो बचता कितना है 70%। उसी तरह का इसका चल रहा है सर। तो 12.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 0.7 ये कितना आ जाएगा 16.79 लाख, है ना सर? देखो एक बार चेक करके, है दादा। ठीक है। तो ये क्या निकला आपका? आपको पूछा गया था सर, आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पूछा था कि कंपनी किस लेवल का ईबीआईटी अर्न करने से, मतलब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट उसका क्या आएगा। अगर कंपनी के ईबीआईटी 29.89 लाख, ठीक है, या 16.79 लाख इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिव 2, तो कंपनी को फाइनेंशियल लेवल में ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था। आगे क्या पूछता है, ई प्रोजेक्टेड ईवीआईटी ऑफ द फार्म आफ्टर द न्यू प्रोजेक्ट इज 60 लाख, व्हाट डू यू एडवाइज द फार्म। अगर प्रोजेक्टेड ईवीआईटी न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद 60 लाख होता है तो आप फार्म को क्या एडवाइस करोगे? चलो देखते हैं। सिंस projected EBIT is 60 lakh is greater than EBIT स्टार। EBIT स्टार मतलब सर इंडिफरेंस पॉइंट। सर हम लोग का जो इंडिफरेंस पॉइंट आया उसका EBIT कितना आया? इंडिफरेंस पॉइंट का EBIT कितना आया सर? 47.77। थैंक यू सर, 47.77 लाख। तो ये जो अमाउंट है ये आपका प्रोजेक्टेड से ज्यादा है कि कम है? प्रोजेक्टेड EBIT 60 लाख का है बट वो आपका EBIT स्टार मतलब जो कम है ना। so since projected EBIT is 60 lakh is greater than, है ना, greater than EBIT star and EBIT star equals to 47.77 lakh, ठीक है। तो we should choose, क्या चूज करेंगे, डेब्ट या इक्विटी? हमें डेब्ट डोमिनेटेड ऑल्टरनेटिव चूज करना चाहिए, दैट इज ऑल्टरनेटिव 1। कैसे? देखो सर हम लोग स्टार्टिंग में ही ये वाला पॉइंट में बात किए थे, एकदम स्टार्टिंग क्लास के स्टार्टिंग में ही इस तरह का पॉइंट में, if EBIT is projected to be greater than EBIT star, if EBIT is projected to be greater than EBIT star, डेब्ट ऑल्टरनेटर will result in a higher EPS। अगर आप डेब्ट ऑल्टरनेटर यूज करते हो तो आपको ज्यादा अर्निंग पर शेयर मिलेगा। Similarly, if EBIT is projected to be less than EBIT star, equity alternative will result in higher EPS। ठीक है, उल्टा होता है, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है, अभी भी पूरा खेल खत्म नहीं हुआ, पूरा खेल खत्म करें तो फिर आपको मैं और समझाता हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, मुझे कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो ऑल्टरनेट दैट इज ऑल्टरनेट 1, ठीक है। तो आप क्या एडवाइस किया कंपनी को,
अल्टरनेट 1 पे जाने के लिए, मतलब डेब्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में जाने के लिए बोल रहे हो, बिकॉज आपका जो प्रोजेक्टेड ईबीआईटी है वो 60 लाख है, ठीक है, जो ग्रेटर है आपका इंडिफरेंस पॉइंट से, तो आप डेब्ट ले सकते हो। मतलब कंपनी का जो करंट ईबीआईटी स्ट्रक्चर है, मतलब जो ईपीएस लेवल है, इंडिफरेंस लेवल है, उस लेवल में कंपनी 47.77 लाख में ही ईबीआईटी स्टार में है, प्रोजेक्टेड है 60 लाख, तो कंपनी अगर लोन लेगा तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉइंट 4 जो है, दैट इज पॉइंट 4 के क्या क्वेश्चन पूछा है, ये पी रेशियो, कंपनी का जो पी रेशियो है इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 10%, अंडर ऑल्टरनेटिव व्हाट इज योर एडवाइस। एक्चुअली ये यहाँ पर इसलिए काट दी बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी इसको मैंने फिर से लिख दिया था इसलिए, ठीक है। तो पी रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 10%, अंडर ऑल्टरनेटिव व्हाट इज योर एडवाइस। तो पी रेशियो 10% में गिरेगा तो क्या होता है, चलो देखते हैं। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ करेंट ईपीएस। सबसे पहले तो कंपनी का करेंट अर्निंग पर शेयर आपको फाइंड करना चाहिए। तो कैसे मिलेगा कंपनी का करेंट अर्निंग पर शेयर, अरे ईपीएस का फॉर्मूला यूज करेंगे ना, ईबीआईटी माइनस आई इंटू 1 माइनस टी माइनस डीपी, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, ऐसे करो तो कैसे आ जाएगा। ईबीआईटी कितना है कंपनी का, दे दिया ना क्वेश्चन में, 18 लाख। सो 18 माइनस इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट क्या करोगे, कितना मान के चलोगे, एग्जिस्टिंग लेवल में 50 लाख का लोन है, 12% का इंटरेस्ट है, तो 6 लाख है ना, एग्जिस्टिंग लेवल में चलो। तो 18 माइनस 6 समझ में आया ना, इंटू 1 माइनस टी दैट इज 0.7 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज -3 एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ शेयर स्टार्टिंग लेवल में कितना है सर, इनिशियल लेवल में एन कितना मानोगे, 10,000 है, 10,000 इक्विटी शेयर्स है। तो एक काम करते हैं ना, ये सभी चीजें पॉइंट में है, तो 10,000 इक्विटी शेयर्स को भी आप पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा, 10,000 को 0.10, ईबीआईटी है 18 लाख को, मतलब लाख से डिवाइड कर दो, बेसिकली लाख से डिवाइड कर दो, 10,000 बाई 1 लाख कितना होता है, 10,000 बाई 1 लाख करने से 0.1 आ जाएगा क्या, अरे सही बोल रहे हैं क्या, है दादा। यस 0.1 समझ में आया ना सर। एक्चुअली ये 18 लाख है ना, 18 लाख को आप क्या कर दिए, लाख से डिवाइड कर दिए तो 18 आ गया, तो सभी चीज आपका, तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स भी उसी तरह से होना चाहिए, डिवाइडेड बाई लाख कर देना चाहिए, तो ये भी आ गया। तो क्या कर दिया यहाँ पर, 10,000 बाई 1 लाख, दादा 54 হবে EPS। यस अर्निंग पर शेयर 54, वेरी गुड सर। अर्निंग पर शेयर हो जाता है 54, क्या आया सबका, ईपीएस 54 आया क्या, आगे देखो खेल क्या जाता है, कहाँ जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, स्टेप 2, स्टेप 2 करना सर, पूरा खेल देखो फिर समझ में आएगा चल क्या रहा है, आपके मन में चलो नहीं ये क्या चल रहा है भैया, ये क्या चल रहा है। स्टेप 2, अच्छा एग्जिस्टिंग मतलब शेयर प्राइस कितना है बोलो तो, एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस कौन बताएगा, करेंटली ये जो 10. स्टॉक है, हाँ नहीं नहीं शेयर प्राइस मार्केट में 10 तो आपका No, no, 100. 100, शेयर प्राइस 100 कहाँ है रे, 700. 700 बोला क्या, 700 सर, ये है करेंट मार्केट प्राइस जो मार्केट में चल रहा है अभी, ठीक है, ये मार्केट में अभी चल रहा है। आपने इशू किया फर्स्ट मतलब अल्टरनेट 1 में 660 पे और अल्टरनेट 2 में 650 में, बट करेंट प्राइस है 700 का मार्केट प्राइस। तो स्टेप 2 क्या है,
कि एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस आपको ढूंढना है, दैट इज 700। सो एक्चुअली क्यों ढूंढ रहे हैं, आपको एग्जिस्टिंग पी चाहिए। करेंटली क्या पी रेशियो चल रहा है ये आपको चाहिए, तो बताओ अभी पी रेशियो कितना है। फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बता के रखा था, पी रेशियो का फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा के रखा है, बोलो लिखा है कि दिखाया था। पी रेशियो क्या हो जाएगा, टेल मी सर। एग्जिस्टिंग पीई रेशियो सर करेंट शेयर प्राइस, आई थिंक यहाँ पर ही दिखा रहा था, ये शेयर प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर करो ना, शेयर प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर है ना, तो जस्ट शेयर प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर 700 डिवाइडेड बाय 54 लिख लो। शेयर प्राइस बाय ईपीएस कितना हो जाता है, 12.96 टाइम्स, ठीक है 12.96 टाइम्स। नॉर्मली ये सिस्टम चलता है, ये जो पी रेशियो जितना ज़्यादा होता है मार्केट में, कंपनी का कभी भी डिटेल्स निकालोगे ना आपको ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा दिखता है। जैसे कहाँ जाऊँ, ये देखो ये क्या है, रुचि सोया दिखाई दे रहा है क्या, देखो तो ये देखो पीई दिख रहा है, पी रेशियो दिखाई दे रहा है क्या, 41.80। हेलो मिला क्या, हाँ सब सेम टू सेम टाइप में आप किसी भी कंपनी का जाओ, रिलायंस, स्टेट बैंक, चलो स्टेट बैंक देखते हैं। स्टेट बैंक का पी रेशियो क्या बता रहा है, 20.84। मार्केट क्या है, सेक्टर पी मतलब बैंकिंग सेक्टर का पी है 29.28, बट स्टेट बैंक का चल रहा है 20.84। अब सवाल ये उठता है कि सर ये पी रेशियो क्या बताते हैं। सर पी रेशियो अगर हायर जा रहा है तो या तो ये ओवर वैल्यूड है, दो कॉन्सेप्ट चलता है, या तो ये ओवर वैल्यूड है या फिर इसका फ्यूचर बहुत हाई है, फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, तो करेंटली बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। अगर किसी भी कंपनी का फ्यूचर बहुत ही हाई दिखता है तो लोग क्या करते हैं, अभी इन्वेस्ट इतना कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका पी रेशियो हाई हो जाता है, ठीक है। और जब किसी का पी रेशियो लो हो जाता है उसका क्या मतलब होता है, पी रेशियो लो या फिर पी रेशियो नील का मतलब ये होता है कि कंपनी लॉस मेकिंग सिचुएशन में है, या फिर कंपनी मतलब क्या बताऊं सर आपको, कंपनी या तो लॉस मेकिंग सिचुएशन में है या तो कंपनी का कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अभी उतना अच्छा नहीं है। ये देखो ये नोट्स में शेयर कर लूंगा। पी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिस्टम सर। प्राइस अर्निंग रेशियो रिलेट्स टू ए कंपनी शेयर प्राइस टू इट्स अर्निंग पर शेयर। हाई पी रेशियो कुड मीन दैट अ कंपनी स्टॉक इज ओवरवैल्यूड और एल्स दैट इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग हाई ग्रोथ रेट्स इन द फ्यूचर। फ्यूचर में बहुत हाई ग्रोथ दिखेगा तो उसका पी रेशियो भी हाई होगा, ठीक है। कंपनीज दैट हैव नो अर्निंग्स, जिस कंपनी का कोई अर्निंग नहीं होता और दैट आर लूजिंग मनी डू नॉट हैव पी रेशियो। जिसका मनी लॉस हो रहा है उसका पी रेशियो नहीं रहता, बिकॉज देर इज नथिंग टू पुट इन दी डिनोमिनेटर, है ना। अरे भाई ईपीएस में कुछ होता नहीं है ना, शेयर प्राइस शायद मिल जाए बट डिनोमिनेटर में क्या दोगे आप, तो ये है मेनली कॉन्सेप्ट। तो पी रेशियो ना रहने से ऑब्वियसली आपको थोड़ा चिंता करना चाहिए कि या तो कंपनी अभी तक अर्निंग चालू नहीं किया जैसे कि पेटीएम का सिचुएशन है, ठीक है, या फिर कंपनी लॉस मेकिंग है, या फिर कंपनी लॉस मेकिंग है। बट फ्यूचर में अगर अर्निंग करेगा ऐसा दिख रहा है तब बढ़िया बात है, इसका मतलब आगे बहुत लंबा जाएगा। जैसे पेटीएम का ही सोच है, अभी जो मार्केट कॉन्सेप्ट है या एनालिसिस है, मेरा भी वही एनालिसिस है कि ये अभी लॉस मेकिंग है बट फ्यूचर लॉस मेकिंग नहीं रहेगा इसका, ये तो गारंटी है, ठीक है सर। 2010 से 2020 में आते आगे आते इतना मतलब मार्केट में इसका वैल्यूएशन क्रिएट हुआ, तो कुछ तो बात है सर, कुछ तो बात है। बहुत वैल्यूएशन, हाई वैल्यूड कंपनी है सर, बहुत ही हाई वैल्यू कंपनी है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है। सो एग्जिस्टिंग पी रेशियो 700/54 इक्वल्स टू शेयर प्राइस बाई ईपीएस इनटू 12.96 टाइम्स। जो लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हो या फिर स्टॉक मार्केट सीख रहे हो और सीखना चाहते हो, आप लोगों के लिए ये सब चीजें बहुत वाइटल है सर, बहुत वाइटल, बहुत बहुत हेल्प करेगा आपको। अच्छा स्टेप 2, अच्छा स्टेप 2 के अंदर ही चल रहा है। दिस विल remain the same
in alternate 2, in alternate 2, in alternate 1 PE ratio fall to कितना? सर क्वेश्चन देखो एक बार, क्या बोला? कुछ क्वेश्चन में बोला है पी रेशियो को लेके, पी रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 10% अंडर अल्टरनेट 1। तो अल्टरनेट 1 में वो फॉल बाय 10%, तो मतलब पी रेशियो 10% में गिरेगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 90%। तो दिस विल रिमेन द सेम इन अल्टरनेट 2, मतलब अल्टरनेट 2 में पी रेशियो यही रहेगा, अल्टरनेट 2 में पी रेशियो यही रहेगा जो निकला है, ठीक है, अल्टरनेट 2। लेकिन इन अल्टरनेट 1 पी रेशियो फॉल टू 90% ऑफ 12.96, मतलब जो 12.96 आया ना, इसका 90% हो जाएगा, बिकॉज 10% में फॉल करेगा बाई 10%। कितना हो जाता है सर, बताओ ना? अल्टरनेट 2 में पी रेशियो कितना हो जाएगा? 11.66। 11.66 या 67 होगा, बोलो। 666666 ऐसा है ना, ठीक है, 66 या 67, इट्स ऑलमोस्ट क्लोज, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्टरनेट 2 में, ठीक है। अब लास्ट एक पॉइंट है सर, स्टेप 3, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। स्टेप 3 वहीं पर ही हो जाता शायद, अच्छा मैं नेक्स्ट पेज नहीं करता हूँ। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करोगे? कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड स्टॉक प्राइस, मतलब शेयर प्राइस अंडर बोथ ऑल्टरनेटिव, मतलब इक्विटी डोमिनेटेड एंड डेब्ट डोमिनेटेड, आपको दोनों केसेस में शेयर प्राइस क्या हो सकता है ये फाइंड करना है। कंपनी एक्चुअली इसी तरह से सोचते हैं सर, तो पर्टिकुलर्स कर लो और एक अल्टरनेट 1 दे दो और एक अल्टरनेट 2 दे दो। जो जो डेटा आपको पता है आप पुट कर लो। सर बताओ, क्वेश्चन में आपको बता के रखा है ना, प्रोजेक्टेड ईबीआईटी कितना है? न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद कंपनी कितना अर्न करेगा? 60 लाख, है ना सर? तो प्रोजेक्टेड ईबीआईटी 60 लाख, दोनों केसेस में ही 60 लाख। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दोनों केसेस में करेंटली क्या है वही पुट करो। 25.6 इसमें, 12.5 इसमें, है ना? देख लेना एक बार, चेक कर लेना। पॉइंट सी, पीबीटी क्या हो जाएगा फिर? ईबीआईटी से इंटरेस्ट हटाओ तो पीबीटी मिलता है, ए माइनस बी करके। जल्दी बोलो, 60 लाख माइनस 25.6, 34.4 लाख, 60 माइनस 12.5, 47.5 लाख। चेक कर लेना एक बार, प्लस माइनस गलती होता है मेरा। डी, पैट कितना होगा? 70% का पैट हो जाएगा, बिकॉज 30% टैक्स है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब 30% टैक्स देने के बाद, तो 34.4 का 70% करना प्लीज, और 47.5 का 70% करना प्लीज। कितना होता है? 24.08। 24.08, और ये हो जाएगा 33.25। चेक करो एक बार। है दादा। प्रेफरेंस डिविडेंड भी कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड है दोनों केस में 3 लाख करके। ओके, और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है अभी करेंटली। तो जस्ट फाइंड, इफ पॉइंट में आप फाइंड करो कि इक्विटी के लिए कितना बचता है। अर्निंग फॉर इक्विटी ढूंढो सर, अर्निंग फॉर इक्विटी ढूंढो एक बार, मतलब एक्चुअली सब कुछ देने के बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर का है, उसी को डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को। बताओ सर कितना हो रहा है दोनों केस में?
सर जस्ट इससे इसको माइनस करो ना, 24 से 3 को, 21.0, बिकॉज बाकी सब तो माइनस करके आ चुके हैं हम लोग, और ये हो जाएगा 33 से 3 मतलब 30.25। ये है आपका अर्निंग फॉर इक्विटी। क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ शेयर पता है दोनों केस का, ऑलरेडी यू कैलकुलेटेड नंबर ऑफ शेयर 19091, इसको अगर लाख से डिवाइड कर दोगे तो अच्छा रहेगा, तो पॉइंट दे दो एक बार, तो फिर आपका ईपीएस इजीली निकल जाएगा 0.33077, बिकॉज सब कुछ लैक्स में है इसीलिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स 1.19091 एंड 0.33077, बेसिकली ये मतलब लैख से डिवाइड कर दिया गया। तो एच पॉइंट में आप ईपीएस कितना होगा बताओ ना सर प्लीज, ए डिवाइडेड बाई जी करके। कितना हो रहा है सर बोलो। मेरा ये वाला आया सर 110.4, क्या आप लोगों का भी आ रहा है सर? और इसका आ रहा है सर 91.45, जस्ट कंफर्म करना। अभी पी रेशियो भी यूज कर लेना। पी रेशियो सर किसका पी रेशियो क्या है? ऑल्टरनेट 2 का है 12.96 और इसका 10% कम 11.67। सो यू नो एवरीथिंग। तो जे में शेयर प्राइस निकाल लोगे क्या? बताओ सर शेयर प्राइस क्या होगा? यू नो एवरीथिंग, जो भी चाहिए आपको शेयर प्राइस के लिए, ईपीएस चाहिए, पी रेशियो चाहिए। हाँ सर शेयर प्राइस बताओ, ऑल्टरनेट 1 में, ऑल्टरनेट 2 में। कैसे आएगा शेयर प्राइस? कैसे आएगा? अरे पीई इंटू शेयर ईपीएस, ये करने से ही आ जाएगा। प्राइस अर्निंग रेशियो इंटू अर्निंग पर शेयर। बताओगे सर कितना आया? ऑल्टरनेट 1 में 1288। ओके इसका 1185। 1185। कंपनी कौन सा प्राइस चूज करेगा, ऑल्टरनेट 1 या ऑल्टरनेट 2? क्या लगता है? 1। वेरी गुड सर, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, कंपनी जिस पे ज्यादा दाम मिलेगा वो वाला प्राइस चूज करेगा। ठीक है, तो ऑल्टरनेट 1 मतलब ये डेब्ट ओरिएंटेड है ना, alternate 1 is debt oriented, तो कंपनी विल चूज alternate 1 इन दिस केस। तो इसको बोलते हैं EBIT EPS रिलेशनशिप के थ्रू से कंपनी के शेयर प्राइस क्या होना चाहिए, कंपनी जो डिसाइड करता है, इसका कॉन्सेप्ट। तो कंक्लूजन चूज कर लो, alternate 1 should be chosen। लंबा रास्ता था, बट क्या अभी समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतना देर से जो इतना सारा बातें किए, क्या ये क्वेश्चन करके आपको समझ में आ रहा है पूरा बात का खेल क्या है? घर में प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को फिर से एक बार गो थ्रू करना, ठीक है? उसके बाद आपको मैं सिमिलर काइंड ऑफ कुछ क्वेश्चन दिया, प्लीज मस्ट ट्राई। हाँ, ये स्टारटेक लिमिटेड बोल के क्वेश्चन है, और एक यहाँ पर एक ये स्टारटेक का ही है, और ये वाला दिस वन गामा लिमिटेड का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है सर, बोलो कुछ बताना है, समझाना है फिर से, या समझ में आ रहा है कि पूरा EBIT EPS का खेल क्या था, इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT क्यों डिटरमाइन किए, ताकि कंपनी डेब्ट लेने से कंपनी का शेयर प्राइस अच्छा रहे, या कंपनी इक्विटी ओरिएंटेड करने से उसका शेयर प्राइस अच्छा रहे, ये डिसाइड करने के लिए फाइनेंशियल लेवल में इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है सर, बड़ा रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है, एग्जाम पर्पज में भी EBIT EPS रिलेशनशिप
थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर हो या क्वेश्चन लेवल में कुछ ना कुछ तो सवाल होता ही है, स्पेशली इन केस ऑफ सीएमए एंड सीए। ठीक है, सीएस में एमसीक्यू टाइप में अंदर से कुछ भी पूछ सकता है, बट सीए में तो पूरा कैलकुलेट करके शो करना पड़ता है विद दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। सो आई होप कि क्लियर है आप लोगों को। एनी डाउट सर? बोलो, कुछ सवाल है तो करो। क्लियर है क्या सबको? है दादा। है सर। ठीक है, तो घर पे एक बार फिर से रिवाइज करके जो बाकी क्वेश्चन मैं दिया उसको घर में ट्राई करो, और लास्ट दिन जो होमवर्क मैं दिया था और आज मैं दे रहा हूँ जो कल के क्लास में सारा का सारा सॉल्व होगा। ठीक है, ओके सर, चलो फिर गुड नाइट, आज इतना ही है सबको। गुड नाइट दादा। ओके सर, ओके सर, टाटा, बाय सर। बाय सर, बाय।